हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात की है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है या एक मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। और इन दोनों ही सिचुएशन में सेपरेटली हमने अलग अलग ये डिस्कस किया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल है, उसके परपेंडिकुलर है, एंटी पैरेलल है या पैरेलल है तो कितना फोर्स। फिर सेम एज इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात किया। और लास्ट में फिर हमने बात किया कि अगर कहीं पे दोनों फील्ड प्रेजेंट है और एक चार्ज पार्टिकल उसमें चलता है तो कितना फोर्स उसके ऊपर लगता है, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या उनकी डायरेक्शन में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये सब हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब अब चार्ज नहीं है, करंट है, और वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। For example, there is a current carrying conductor. This is a conductor. Let length of conductor is small l and current flow in it is in this direction. Let we assume that direction of magnetic field to this current is randomly at an angle theta. अब हमें ये निकालना है कि इस कंडक्टर में जिसके अंदर करंट I फ्लो करता है और ये जो एक मैग्नेटिक फील्ड है एट एनी जर्नल एंगल थीटा, इसकी वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। अब देखो, जो हमने फोर्स निकालना सीखा है वो निकालना सीखा है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमने सीखा है कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये होता है। हमने करंट के बारे में नहीं सीखा अभी तक कि करंट अगर किसी चीज़ के अंदर फ्लो करता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो करंट फ्लो करने का मतलब क्या है? करंट फ्लो करने का मतलब है कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो करंट की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। अगर मान लिया यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस करंट फ्लो की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर हम ये बोलते हैं कि फोर्स लगाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो स्मॉल ई लिख दिया मैंने। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितनी होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होगी इनटू में बी साइन थीटा। तो ये इतना फोर्स लगा सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई वी डी क्रॉस बी, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना फोर्स लगेगा। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि इस पूरे कंडक्टर के ऊपर जो जिसके अंदर करंट फ्लो करता है उसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं? अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ गया, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अगर हम निकाल लें और उसमें यहाँ पे इस चार्ज की जगह टोटल चार्ज अगर पुट कर दें, देन वी विल गेट दी टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स किसके बराबर होगा? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना फोर्स है तो टोटल फोर्स हो जाएगा इसके ऊपर जितना फोर्स है एक के ऊपर इनटू में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं हम लोग? अगर स्मॉल नंबर ऑफ
स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है स्मॉल n से। तो ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है एरिया इनटू लेंथ। तो n की जगह क्या लिख सकते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। तो इस n की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, टोटल फोर्स आ जाएगा। टोटल फोर्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NaL, और बाकी एज इट इज़ ये E माइनस साइन भी एज इट इज़, और ये VD क्रॉस B, और इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, NaLE VDB इंटू साइन थीटा। दिस इज द फोर्स ऑन द कंडक्टर। लेकिन हमारे को वो ऐसे तो नहीं देगा, वो तो हमारे को तो डायरेक्ट सिर्फ दो बात बताएगा कि एक कंडक्टर है, उसके अंदर ये इतना करंट फ्लो करता है और उसकी लेंथ इतनी है और वो इतने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर फोर्स निकालो। तो इतनी सारी क्वांटिटीज़ तो वो नहीं बताने वाला। तो हमें एक रिलेशन का पता है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, I इज इक्वल टू NeAVD। तो जहाँ पे NeAVD है, इन चारों की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, I को रखने वाला हूँ। तो F फोर्स कितना आ जाएगा, अच्छा ये नेगेटिव होता है, सॉरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट फ्लो की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होती है, तो माइनस भी इसमें चला जाएगा। इस माइनस की जगह NeAVD की जगह I रखने वाले हैं हम लोग। तो NeAVD इनकी जगह तो आ जाएगा I। तो क्या क्या बचेगा, एक तो बचेगा L और एक बचेगा B इंटू साइन थीटा। तो ये बन गया हमारा फोर्स। अगर साइन थीटा लगा है तो एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर साइन थीटा नहीं लगा है तो फिर हम क्या लगा सकते हैं, ऐसे L क्रॉस B, इतना फोर्स होगा मैग्नीट्यूड वाइज। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस फोर्स इज इक्वल टू L क्रॉस B। अगर इस फोर्स की हम मैग्नीट्यूड की बात, सॉरी डायरेक्शन की अगर बात करें कि किस डायरेक्शन में होगा, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, जिस डायरेक्शन में B है उस डायरेक्शन में तो ये अपनी ये फिंगर को मानो, जिस डायरेक्शन में I है उस डायरेक्शन में फिंगर को, इसको अपनी सेंट्रल फिंगर को मानो, और जो ये थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा आपके फोर्स को कि ये किस डायरेक्शन में फोर्स को महसूस करता है। अभी मैंने एंगल थीटा माना है, अगर ये B बिल्कुल y एक्सिस के अलोंग होगा तो मैंने ये B मान लिया। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है उस डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर को मानो, और ये जो थंब है फिर ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस कंडक्टर ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इस सिचुएशन में इस मैग्नेटिक फील्ड को हम एग्जैक्टली वाई एक्सिस के अलोंग मान लें तो उस सिचुएशन में बी ये, आई ये, और फोर्स जो होगा नॉर्मल टू द प्लेन आउटवर्ड। तो यहाँ पे फोर्स की जो डायरेक्शन होगी नॉर्मल टू द प्लेन एंड आउटवर्ड, तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्मल टू द प्लेन आउटवर्ड। अब नेक्स्ट ये है, हमें ये पता चल गया इसके देखने से कि अगर कोई कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, इसलिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और उसके इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव रिपल्सिव जो भी, और वो जो फोर्स है उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो दूसरा ये है, अगर दो कंडक्टर हैं दोनों में करंट फ्लो होता है तो इसका मतलब तो वो भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि एक में करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, सेम एज इट इज दूसरे में करंट फ्लो होगा तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। इसलिए डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, इफ देयर आर टू कंडक्टर्स कैरिंग करंट देन दे विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। तो वो फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, फोर्स between two parallel linear conductors carrying current।
force between two linear parallel conductors carrying current. Between two linear and parallel conductors carrying current. सबसे पहले मैं क्या मानता हूं कि ये जो दोनों लीनियर कंडक्टर हैं पैरेलल में, इन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। मान लिया दिस वन इज फर्स्ट कंडक्टर, दिस वन इज सेकंड कंडक्टर। इसके अंदर जो करंट फ्लो करता है मैं मानता हूं वो I1 है, और इसके अंदर जो करंट फ्लो करता है वो मैंने मान लिया I2 है, और ये एक दूसरे से मान लिया मैंने R डिस्टेंस पे है। तो अब मुझे निकालना है करंट फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच अदर, एक दूसरे के द्वारा फोर्स इन्होंने एक दूसरे के ऊपर कितना लगाया, मुझे ये निकालना है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इसके द्वारा इसके ऊपर लगे हुए फोर्स को निकालना है तो सबसे पहले तो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड आप बायोट-सैवर्ट लॉ से भी निकाल सकते हो, जो जिसका हमने केस किया नहीं था बिकॉज दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन मैंने लीनियर कंडक्टर का, एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का एम्पेयर सर्किटल लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया था किसी भी डिस्टेंस पे, जो मैं अगर आपको चाहो तो एक बार फिर मैं करके दिखा देता हूँ इसको, कि अगर मुझे इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो कैसे निकालते हैं। एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं इसके चारों तरफ, जिसकी रेडियस क्या होगी, R होगी। तो उस गॉसियन सरफेस पे जब आप लोग ये एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाओगे, B डॉट dl लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू में I क्या है, अब I1 ये करंट है, तो यहाँ से B और ये डॉट dl, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर शेप में बनेगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड तो इसका ऐसे बनेगा। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे अंदर की तरफ, बिल्कुल नॉर्मल टू दी प्लेन एंड इनवर्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से बना B1, और इसका मैग्नीट्यूड जो अब हम निकालेंगे, ये dl का पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो रेडियस R है तो 2 पाई R बन जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू I1। यहाँ से B1 की वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट कंडक्टर की बात करें इसलिए हम B1 लिख देते हैं, B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नोट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई R। अब मैं ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई I1 बाई R। इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, जो कि यहाँ पे होगा। अगर रेडियस की वैल्यू कम होगी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। तो कहने का मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर शेप में बनेगा, जितनी रेडियस बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा। और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जहाँ पे हमें फोर्स निकालना है, इसके द्वारा इसके ऊपर कितना लगा, उसके ऊपर ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I1 बाई R। अब हम क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाई दी करंट कैरिंग कंडक्टर 1 ऑन कंडक्टर 2 निकालते हैं, F2 उसका नाम देते हैं। दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाई करंट कैरिंग कंडक्टर 1 ऑन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर 2। तो कंडक्टर 2 की यूनिट लेंथ के ऊपर ये कितना फोर्स लगाएगा। तो अभी अभी हमने निकाला है फोर्स जो होता है वो मैंने बताया था ILB, BIL बोलो या I इंटू L क्रॉस B, हमने अभी ये सीखा है। तो वहाँ से हम BIL अगर इसको लिखें तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक फील्ड, ये इसके ऊपर फोर्स क्यों लगाता है, क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो करता है।
तो इसके द्वारा इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स तभी लगाएगा जब इसके अंदर भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे, करंट होंगे। तो दूसरा किस ऊपर डिपेंड करता है? I2 के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा लेंथ के ऊपर, तो हमने पहले ही मान लिया कि यूनिट लेंथ पे जो भी करंट है, तो क्या लिखेंगे? BI2 इंटू यूनिट लेंथ ऑफ द सेकेंड कंडक्टर 1 लिख दिया मैंने। तो B1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 बाई R। ये तो B1 की वैल्यू है, ये I1 भी है, और I2 एज इट इज, ये इसका लिख दिया मैंने, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो F2 की वैल्यू हमारी आ गई म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये 2 से मल्टीप्लाई किया था मैंने, तो ये 2 भी आएगा यहाँ पे, ये इसके बाद मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये 2 I1 I2 डिवाइडेड बाई R। This is force exerted by the first conductor on the second conductor. Similarly, सब कुछ सेम एज इट इज। अगर हम इसका मैग्नेटिक फील्ड पहले निकाल लें, उसके द्वारा इसके ऊपर अगर फोर्स निकालें, तो वो क्या बन जाएगा? फोर्स ऑन कंडक्टर 1 बाई दी सेकेंड। तो उसकी भी वैल्यू सेम आएगी। उसका मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे I2 आ जाएगा। बाद में जब मल्टीप्लाई करोगे इस फार्मूला में आप लोग, तो यहाँ पे I2 की जगह I1 रखोगे, तो उसका भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाई R। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें इसका निकालना है डायरेक्शन, कि इसके द्वारा इसके ऊपर जो फोर्स लगा उसकी क्या डायरेक्शन होगी, और इसके द्वारा इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी क्या डायरेक्शन होगी। अगर हम इसी में बात करें फर्स्ट, कि इसके द्वारा इसके ऊपर जो फोर्स लगा उसकी क्या डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्मल टू दी प्लेन, इनवर्ड। तो मैंने ये इनवर्ड की तरफ अपनी लेफ्ट हैंड की उंगली कर दी, मास्टर फिंगर। करंट की क्या डायरेक्शन है? ये है करंट की डायरेक्शन। तो जो मेरा थंब होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स की डायरेक्शन को। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज करंट, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या बन जाएगी? F2। इसका मतलब ये वाला इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इसको अट्रैक्ट करेगा। और सेम एज इट इज जब हम लोग दूसरे को बनाने की अगर चाहें तो उसको भी बना सकते हैं। ये I1 है, ये I2 है। अब ये I2 ऊपर की तरफ फ्लो करता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही बनेगा। तो पहले मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की अब डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल टू द बोर्ड आउटवर्ड, आपकी तरफ आता हुआ, ये होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड B2। और ये B2 और ये I1 दो चीजें हैं, फोर्स पता करना है। तो अब इस सिचुएशन में B2 क्या है? नॉर्मल टू द आउटवर्ड, ये तो नॉर्मल है। और I1 की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। तो मैंने ये सेंट्रल फिंगर को कर दिया अपवर्ड। और ये जो मेरा थंब है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो उधर राइट साइड में लगेगा। तो ये जो फोर्स होगा, दिस विल बी टुवर्ड्स द सेकंड कंडक्टर। तो यहाँ पे देख के हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट वाला सेकंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और सेकंड वाला फर्स्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर दो पैरेलल कंडक्टर हैं और दोनों में सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और आप खुद से करके देख लेना कि अगर दो कंडक्टर हैं और दोनों में एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो फिर वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उन दोनों में आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर दो कंडक्टर्स हैं एक दूसरे, अगर सेम डायरेक्शन में उनमें करंट फ्लो करता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर कोई ट्रांसमिशन केबल है, कोई ट्रांसमिशन कहीं से लाइन चल के आती है, जैसे थर्मल प्लांट से हमारे यहाँ पे लाइट आती है, तो हर एक वायर में जो करंट आता है वो सेम डायरेक्शन में आता है, थर्मल प्लांट से लेके हमारे इधर तक आता है। तो वो जो आने वाला करंट है हर वायर में सेम डायरेक्शन में है। तो
तो क्या वो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं? तो वहाँ पे आंसर देना कि अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए जब भी लाइन को ऑन करते हैं तो जो वायर होते हैं, जैसे 3 वायर या 4 वायर, वो थोड़ा सा सिकड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब एक दूसरे को पास में लाने की कोशिश करते हैं, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय देयर मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा आप जवाब दे सकते हो। अब लास्ट इसमें एक चीज बची हुई है, 1 एम्पेयर की डेफिनेशन बना सकते हैं हम लोग। जैसे फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाई आर, ये फार्मूला आया हमारा फोर्स का। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अगर 2 वायर हैं 1 मीटर की दूरी पे हैं, अगर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर, और अगर करंट उन दोनों में 1 एम्पेयर फ्लो करता है, इसमें भी और इसमें भी, तो I1 और I2 दोनों ही क्या हो जाएंगे 1 एम्पेयर। तो उसके बाद म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁷। तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। F इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1। तो ये तो सारे 1 हैं, तो F इज इक्वल टू ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। तो वो करंट जो 2 वायर्स में सेम मैग्नीट्यूड के साथ चलता है, और अगर वो वायर्स एक दूसरे को 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन से फोर्स लगाती हैं, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, तो उस सिचुएशन में जितनी भी अमाउंट का करंट उन दोनों वायर में फ्लो करता है उसको हम 1 एम्पेयर बोलेंगे। तो इसको कैसे लिखना है? डिफाइन 1 एम्पेयर, इट इज द अमाउंट ऑफ करंट between 2 parallel current carrying wire, दोनों में सेम होगा। इट इज द अमाउंट ऑफ करंट बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कॉइल या वायर, नॉट कॉइल, इफ दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, क्योंकि म्यू नॉट लिया, म्यू नॉट फ्री स्पेस के लिए होता है, एंड दे अप्लाई ए फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷, इतना फोर्स लगाएंगे ऑन ईच अदर। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे 1 एम्पेयर 1 एम्पेयर, तो और उनके बीच में इतना फोर्स है, तो अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपेल करेंगे। तो उस अमाउंट ऑफ करंट को हम लोग 1 एम्पेयर बोलेंगे, जितना एक दूसरे के ऊपर फोर्स इतना लगाने के लिए सफिशिएंट हो, ना तो उससे कम। अगर कम करंट होगा तो फोर्स कम लगेगा, ज़्यादा करंट होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो वो अमाउंट ऑफ करंट जिसकी वजह से इतना फोर्स लगे इन दोनों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, तो उसको हम 1 एम्पेयर करंट डिफाइन कर सकते हैं। आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, कल से और फिर नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू।